हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपशिखा एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। आज का ये वीडियो ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैं कहूँगी एक ऑफरिंग है टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑल अराउंड। ये जो एक बिल है जो जल्दी ही एक्ट बन जाएगा, जब इसको राज्यसभा पास करेगी तो ये एक्ट बन जाएगा। मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ द दिसंबर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी एंड ऑल ओवर इंडिया सब लोग इसको बहुत एफर्मेटिव वे में वेलकम कर रहे हैं। तो चलिए हम भी इसके पहलुओं को पर ध्यान दें, फोकस करें कि क्या है, क्या चेंजेस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है डिफरेंट लेवल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्या प्रेजेंट करने वाली हूं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज और अपडेशन लाया है डिफरेंट लेवल, एट स्कूल लेवल, एट कॉलेज लेवल एंड फॉर ऑल द टीचर्स, ये सारा मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है फ्रॉम ऑफिशियल साइट ऑफ गवर्नमेंट, उनके पोर्टल साइट से इकट्ठा किया है। इसलिए मुझे वीडियो प्रेजेंट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एक ही वीडियो में, तीनों पहलुओं का इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में। इसलिए वीडियो को 1 मिनट भी मिस ना करें, अंत तक देखें, क्योंकि एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया ये हमारा हक बनता है जानना, और हमें जानना भी चाहिए कि हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी या अवेकनिंग जो 34 साल बाद कुछ नया सौगात मिला है हमें, वो क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि जो हमारा जो नया पॉलिसी है वो क्या क्या चेंजेस लाया है। सबसे पहले अपने जो नाम में जो इनका बदलाव है, वो पहले जो इसका नाम था वो था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अब इसका नाम बदल गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर अब कहलाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर। अभी मिस्टर रमेश पोखरियाल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब जानते हैं कि क्या मोटो रीज़न क्यों बनाया गया, ये जो इसका की प्रिंसिपल्स क्या है फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो चलिए इस पे भी ध्यान दें। तो सबसे जो आगे उसका जो की प्रिंसिपल है वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बिल्कुल फोकस में लाया गया, उस पर ध्यान दिया गया और हर स्ट्रीम में इसका यूज़ बताया गया। इस पैंडेमिक में रहते रहते हम लोग भी जान गए हैं कि हम लोग भी बहुत टेकी हो गए एंड वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों हमारा नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड नहीं होगा तो हमारा अपडेशन भी मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल द स्ट्रीम्स रिलेटेड टू टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट पे पूरा फोकस किया गया है। इनकरेज किया गया है लॉजिकल डिसीजन एंड इनोवेशन को। इस बार जो बच्चों की डेवलपमेंट पे जो ध्यान दिया गया है बिल्कुल ही साइंटिफिक और नेचुरल प्रोसेस वे में, यानी प्ले वे मेथड्स, डिस्कवरी मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल, मतलब पूरा फ्रीडम दिया गया हर एक बच्चों को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है पेडागॉजी प्रेशर है, इंडिविजुअल फ्रीडम है हर एक बच्चों को डेवलप करने का, वो इनोवेटिव वे में डेवलप कर सकता है, सेल्फ वे। नाउ नेक्स्ट इज एम्फसाइजिंग ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ बताया गया है कि एक बच्चा कितना क्रिटिकल देखता है, सोचता और समझता है चीज़ों को, उस वे में उसको डेवलप करना है, ना कि रोट लर्नर्स। क्योंकि ये जो रोट लर्निंग वाली थ्योरी थी वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है एंड मुझे लग रहा है आगे तरक्की में, आपके सक्सेस में एक बाधा भी होती है, तो इसको बिल्कुल हर वे में सप्रेस किया गया है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हर क्लासेस ऑफ बच्चे, स्टेजेस ऑफ बच्चे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गिफ्टेड चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, गर्ल चाइल्ड, हर एक तरह के कैटेगराइजिंग ऑफ स्टूडेंट्स पे फोकस किया गया, उस पर ध्यान दिया जाएगा। एंड एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की बात की गई है, जहाँ पे थ्रू रेगुलर असेसमेंट, थ्रू पीयर असेसमेंट, थ्रू सेल्फ असेसमेंट एक मॉनिटरिंग होगा जो कि पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे खुद अपना करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है ओवरऑल जो एक गिफ्ट है टू स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल, ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है और इसका मैं भी तहे दिल से वेलकम करती हूँ। चलिए अब जानते हैं जो हमारा जो करिकुलम स्ट्रैटेजी है वो पहले कैसा था और अब कैसा है। जो हमारा करिकुलम स्ट्रैटेजी था हम उसको फॉलो करते थे 10+2 जो हमारा एक पैटर्न होता था उसको फॉलो करते थे, जहाँ पे जो नीचे के 10 साल के जो बच्चे थे उनका एक करिकुलम फेज़ होता था फॉलो करने का, और जब वो +2 में जाते थे उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड हो जाता था सब्जेक्ट, मतलब दे हैव ओनली 1 स्ट्रीम, ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलते थे। जो हमारा न्यू करिकुलम स्ट्रैटेजी है उसको हम जानते हैं, जो नया स्ट्रैटेजी है वो है 5+3+3+4। ये मतलब ये एक बूम है, मैं बोलूँगी सब स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल के लिए। चलिए इसको भी समझते हैं। जो नीचे का 5 है वो फर्स्ट 3 ईयर्स है, जो 3 से 6 साल के बच्चे जो या तो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं या तो प्री स्कूल में या बाल वाटिका में। पहले इसका जो मॉनिटरिंग था वो ICDS देखती थी, मुझे लग रहा है 1986 में इंचार्ज दिया गया था। अब इसका जो है पूरा एक करिकुलम फेज़ तैयार किया गया है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा फोकस और हाईलाइट किया गया है, बिकॉज बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो अगर बचपन से ही बहुत ही साइंटिफिकली, नेचुरली, डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंटल वे से डेवलप करते हैं तो आगे जाके वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं एंड फिर वो एक इंडिपेंडेंस मिलता है उनको अपने वे में सोचने का एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट का एक पूरा करिकुलम विस्तार तैयार किया गया और इसका मॉनिटरिंग NCERT करेगी। इसको यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है उस पर पूरा फोकस किया गया है। जो
नेक्स्ट स्टेज जो आता है, जो बच्चे जो 1 और 2 से यानी 6 से 8 या 8 से 11 साल के बच्चे, जो 3 इयर्स वाला है, फिर बाकी जो 6 to 8 इयर्स वाला है, इनमें एक कॉन्टिन्यूटी रहेगा इनके जो सिलेबस में, इनके पैटर्न में। इस समय इनका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, एक कॉन्टिन्यूस वे ऑफ टीचिंग चलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ऑन द बेसिक लिटरेसी, उनकी न्यूमरोलॉजी पे। और इसके लिए एक मिशन भी बनाया जाएगा जो सेट किया जाएगा, जिसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जाएगा, सो दैट व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स इन अ वेरी फाउंडेशनल मैनर, एक लिटरेसी फाउंडेशनल, एक एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी, मतलब बिल्कुल हर एक इंडिविजुअल पे पूरा फोकस किया गया है। जो हमारा लास्ट स्टेज है, जो 4th स्टेज है, जो 4 इयर्स का, जो 9 से 12 में जो बच्चे होते हैं, उनका जो 4 इयर्स का जो होता है, उनके लिए भी जो फॉर ग्रेजुएशन लेवल वाला जैसा ही है, मतलब यू हैव नो स्ट्रीम्स, कोई ऐसा नहीं है स्ट्रिक्ट स्पेशलाइज स्ट्रीम नहीं है आपके लिए, यू आर फ्री टू चूज़ एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर आपका सब्जेक्ट मतलब स्ट्रीम है आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वही पढ़ना है, यू आर फ्री टू चूज़ एनी ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन कोर्स। आप चाहें तो फिजिकल एक्टिविटीज़, कोई भी अपना ड्राइंग, आर्ट्स या कोई भी इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, अपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसको टैग कर सकते हैं। यू आर फुल फ्री टू चूज़ एनी ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन कोर्स। और ये इसीलिए किया गया है सो दैट व्हेन चाइल्ड डेवलप्स इन अ वेरी साइंटिफिक टेम्पर एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है आगे जाके। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस तरीके का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ये बिल्कुल भी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस नहीं दिया गया, स्कूल के बिल्डिंग पे बनाना या उसमें कुछ चेंज लाना बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम पैडागॉजी स्ट्रक्चर पे चेंज किया गया है, यानी आपके पाठ्यक्रम पे। ये मतलब अप्लॉज होना चाहिए, स्टैंडिंग अप्लॉज मिलना चाहिए, इतना अच्छा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। एंड मतलब वी आर रियली वेरी लकी टू बॉर्न इन दिस डिकेड कि हमें ये मिल रहा है, हमारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आगे जो इस पॉलिसी में टारगेट किया गया और हाईलाइट किया गया वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर्पस, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो पूरा करिकुलम तैयार किया है, इसको पूरे वे में यूनिवर्सलाइज करना है। इसमें जो है मेन फोकस जो किया गया है वो है लॉजिकल थिंकिंग पे, जो उसके बारे में पहले डिस्कस किया जा चुका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, बच्चे कैसे ग्रुप में रह के सोशलाइज होकर अपने काम को करते हैं, उनको एटिकेट्स के बारे में बताया जाए, उस पर ध्यान दिया गया। एटिकेट्स एट ऑल लेवल, सोशल भी और नेशनल भी, क्योंकि लंबा सोचना है। एंड उनका लर्निंग थ्रू प्ले एंड उनकी सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब वो सेल्फ खुद को कैसे एक्सेस कर सके, खुद को कैसे पहचान बना सके, उनको पूरा छूट दिया गया है। और नेचर को भी काफ़ी हाईलाइट किया गया है, कैसे बच्चों को नेचुरली एंड साइंटिफिकली ग्रो करना है। आगे बात की गई है कैसे उनका जो करिकुलम है ओवरऑल, उसमें क्या रिडक्शन होना चाहिए सारे लेवल पे, एट 5+3+3+4 सब लेवल पे बात की गई है, जहाँ बताया गया है कि जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ओनली कोर एसेंशियल्स टू बी इंक्लूडेड, उसमें उतना ही मैटर दिया जाए जो इंपॉर्टेंट हो और बच्चों को उस एज तक जानकारी लेनी चाहिए। फोकस किया गया बिल्कुल होलिस्टिक एजुकेशन पर, जो बच्चा डेवलप करे एक मतलब उसका एक्सपेरिमेंटल जो वे ऑफ डेवलपिंग हो, बहुत ही साइंटिफिक हो, प्ले वे मेथड्स हो, ईजी हो, कॉन्टिन्यूस हो एंड अच्छा लगे, मतलब एक प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बहुत ही कॉन्टिन्यूस वे में हो। लेस डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग, पहले भी मैंने बताया है कि इस बार बच्चों के एक होलिस्टिक अप्रोच, एक मल्टीडिसिप्लिनरी वे से डेवलप करने की बात की गई है, तो टेक्स्ट बुक लर्निंग पे थोड़ा कम फोकस किया गया है। एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वो खुद से एक्सपेरिमेंट करे और जाने अपनी चीज़ों को और अपने बारे में जाने, चीज़ों को जाने, अगल बगल लोगों चीज़ों को समझे। जो मेन एम्फसाइज़ किया गया है इस पूरे पॉलिसी में वो है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात की। बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं जो 6 स्टैंडर्ड से, उनको कोडिंग भी सिखाया जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग के लिए कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी लैंग्वेज टीचिंग की बात की गई है, 3 भाषा में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, 5th तक तो कंपलसरी कर दिया जाएगा, आगे भी कोशिश किया जाएगा इसको बढ़ाया जाए। एक आपका मदर लैंग्वेज, एक जो जिस होम लैंग्वेज और एक रीजनल लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज में फोकस किया जाएगा। इस बात पे आगे चर्चा की जाएगी। फिर उनका बच्चों का एक रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी हो जाएगा, बच्चों के हेल्थ पे भी मॉनिटर करना है, एडेप्टेशन कैसे हो रहा है, बच्चा कैसे अडेप्ट कर रहा है, उस पर मॉनिटर किया जाएगा। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो गिफ्टेड बच्चे जिसको आप बोलते हैं, तो उनके भी चीज़ों को पर काफ़ी ध्यान रखा जाएगा, ऐसे बच्चों पे। स्कूल बैग्स का वेट को रिड्यूस करने की बात की गई है, और जितने भी बुक्स होंगे वो सब एनसीईआरटी करिकुलम के हिसाब से बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा फोकस है। डिफरेंट एजेंसीज जो आती थी, अब उसको हटा के एक एनसीईआरटी का करिकुलम बेस्ड एजुकेशन होगा। जो मैंने इसके बारे में पहले बताया, टिल क्लास 5 स्टूडेंट्स टू बी टॉट इन होम लैंग्वेज, मदर रीजनल लैंग्वेज में बात होगी। एक बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है इसमें कि जो 10 दिन का एक बैगलेस डे मनाया जाएगा, तो 6 to 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया जाएगा। इसमें एक इंटर्नशिप कोर्स होगा, एक वोकेशनल जिसको आप बोलते हैं। बच्चे लोकल क्राफ्टमैन, जैसे कोई भी मैकेनिक के पास जाएंगे, टेलर
टेलर के पास जाएंगे या एक पॉटर्स किसी के पास जाएंगे और इंटर्नशिप होगा, वो देखेंगे वो लोग कैसे काम करते हैं। जो हमारा जो हेरिटेज है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारे कल्चर है, ट्रेडिशनली जो चलती आ रही है, उसके बारे में बच्चों को ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये एक नया अप्रोच है, बहुत ही इनोवेटिव और साइंटिफिक अप्रोच बताया गया है। एग्जामिनेशन को लेके एक नया सेटअप बनाया गया जो कि बहुत ही अच्छा है एंड मैं बोलूँगी बहुत ही प्रोग्रेसिव है। इनफैक्ट जो स्कूल एग्जामिनेशन जो एनुअल है मेनली वो क्लास 3, 5th और 8th में ही होंगे। अदर क्लासेस में भी होंगे, एक रेगुलर असेसमेंट की तरह लोगों को, बच्चों को मॉनिटर किया जाएगा, मॉनिटरिंग अप्रोच होगा। लेकिन फाइनल एग्जाम्स जो करिकुलम जो एक होता है, जो बेस्ड एग्जाम, वो क्लास 3, 5th और 8th ही में ही रखा गया है। क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों के वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड जो उनका रिपोर्ट कार्ड होगा, जो रिजल्ट होगा, वो रिपोर्ट कार्ड एक हैरासिंग रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा। प्रेशराइज नहीं करना है बच्चों को, इट्स नॉट लाइक कॉम्पिटेटिव नहीं बनाना है, उनको इंडिविजुअली डेवलप करने देना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको सिर्फ यूज़ किया जा सकता है फॉर डेवलपमेंटल पर्पस, एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए, और स्कूल अपने सिस्टम के हिसाब से क्या कर रहा है वो ही बस एक रिपोर्ट कार्ड में, मतलब रिपोर्ट कार्ड लेने का बस इतना ही मकसद होगा। अदरवाइज बच्चे इंडिपेंडेंटली सेल्फ ग्रो करेंगे। बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स अब वो प्रेशराइज एग्ज़ाम नहीं रहा, इसको बहुत ही लो स्टेक दिया गया है। ये बस बोर्ड एग्जाम्स होंगे आपके नॉलेज एप्लीकेशन के लिए, आपने क्या पढ़ा, ये जो पूरा जो 12 साल आपने स्कूल में बिताया, तो आप इसमें क्या जाने, इस तरीके से आपको इसको पैडागॉजी को रिलेट नहीं किया गया। ओवरऑल आपका डेवलपमेंट को देखा जाएगा। बच्चे जो हैं जो अपना बोर्ड एग्जाम्स है उसको 2 मॉडल में दे सकते हैं। एक जो अपना मेन एग्जाम्स तो होता ही है, और एक है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम, अगर बच्चा चाहे, अगर उसको ऐसा लगे तो वो भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है इफ़ नीडेड, अगर चाहिए तो। क्वेश्चंस के बारे में बोर्ड एग्जाम्स में है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, और जो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जो फॉलो करना है इस चीज़ को पैटर्न करने के लिए वो होगा परख। इस साइट को फॉलो करना है लोगों को, इसके हिसाब से चलना है। तो बोर्ड एग्जाम्स अब बिल्कुल भी प्रेशराइज्ड एग्जाम्स नहीं रहा, बिल्कुल ही लो स्टेक दिया गया है इसको, और ये बहुत ही अच्छा कवरेज है मेरे हिसाब से। जो रिपोर्ट कार्ड होगा बोर्ड एग्जाम्स का वो एक हॉलिस्टिक होगा, मतलब ये सेल्फ एसेस कर सकते हैं आप इसको, बिल्कुल नेचुरल होगा, जिसमें आप इंक्लूड करेंगे सेल्फ एसेसमेंट। बच्चे अपने, इनका जो कॉलम्स होगा ये बिल्कुल ही नया है एंड आई विल से, मतलब बिल्कुल नया वे ऑफ वेलकमिंग है। क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, आई डोंट नो कि किस हद तक कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, बट अच्छा है क्योंकि बच्चे खुद से अपने आप को एसेस करेंगे। अब देखते हैं बच्चे खुद से अपने बारे में क्या जाने, तो डिफरेंट है ना, मैं बोलूँगी यूनिक वे है। पीयर असेसमेंट यानी फ्रेंड्स भी आपको आपके हिसाब से आपको ग्रेड देंगे, और टीचर असेसमेंट का भी कॉलम होगा ऑब्वियसली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल बड़ा ही यूनिक वे ऑफ रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंटेशन होगा, जिसको कितना वैल्यूबल किस वे से बच्चे लेंगे, गार्डियन लेंगे, ये आगे आने वाला समय दिखाएगा। एक बहुत अच्छी बात कही गई है इस गवर्नमेंट पोर्टल साइट में, मैंने देखा कि बच्चा जब 12वीं के बाद जब स्कूल छोड़ता है तो उसके पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा अपने वो जितना साल भी उसने स्कूल में बिताया, कि उसके क्या क्या स्किल्स उसने डेवलप किए, क्योंकि ये स्किल्स आगे काम आएगा, उसके साइंटिफिक रिसर्चेस एंड अदर फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो ये अच्छा अप्रोच था। बातें हम अपने हायर एजुकेशन में जो नए बदलाव आए हैं, जो अपडेट्स हुए हैं, जो चेंज आए हैं, उसको जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जितने भी अभी तक जितने भी मैंने चेंजेस देखा है, ये जो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही न्यू अप्रोच है गवर्नमेंट का जो उन्होंने चेंज किया है, और मुझे लग रहा है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब वरदान है जो उनको मिलेगा। ये जो हमारा जो हायर एजुकेशन के अंदर 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को वेलकम किया जाएगा कि वो अपना कैंपस खोलें हमारे इंडिया के अंदर। पहले भी इस चीज़ के बारे में अगर आपको ध्यान है तो किया गया था, लेकिन चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि लोगों को डर था कि हो सकता है बाहर वाले जो कैंपस खोलेंगे अपना यूनिवर्सिटीज़, यूके, यूएस, जो भी यूनिवर्सिटीज़, ये हमारे ही प्रोफेसर को हायर प्राइस में हायर करके ले लेंगे, तो इससे हमारा सिस्टम थोड़ा ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। इस बार जो हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट है वो इस बात को बताते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये उतना ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि अब चीज़ों को हमें स्टूडेंट्स के होलिस्टिक रूप को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसको स्पेसिफिकली लेते हैं और पॉजिटिवली इस अप्रोच पे हम ध्यान देंगे। जो हमारा जो सिस्टम है जो हायर एजुकेशन के लिए, वो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम रखा गया है, जिसके अंदर 4 ईयर प्रोग्राम को प्रपोज किया गया। जो हमारा 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे जोर दिया है कि बच्चे 4 ईयर में अपना ग्रेजुएशन करें। वैसे अगर कोई चाहे तो अपना जैसे कॉलेज में हायर स्टडीज़ कर रहा है तो ही और शी कैन लीव इवन इन 1 ईयर। वो 1 साल मान लो किसी कारणवश उसका कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम, लड़की है तो शादी का बात होता है, या तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी फैमिली में बैलेंसेस हो गया तो लोगों को पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, तो उसके बाद उनका फिर से नए वे में एडमिशन लेना पड़ता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहें तो 1 साल में भी कॉलेज छोड़ सकते हैं एक सर्टिफिकेट के साथ, फिर कभी भी आके उसको आप ज्वाइन करके अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं।
आप 2 साल में भी छोड़ सकते हैं, आपको एक डिप्लोमा डिग्री भी मिल जाएगी अगर आप 2 साल पढ़ते हैं, और 3 साल तो आपको बैचलर डिग्री मिलता ही है। तो मिला जुला के हमारा जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ है उसमें कुछ खास चेंज नहीं है, वो जो BA BSc BCom चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन ये जो 4 इयर्स का जो एक बैचलर्स कोर्स बनाया गया है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। एंड बेसिकली इसको ध्यान में रखा गया है हमारे रिसर्च फील्ड के लिए कि ये जो 4 इयर्स का जो कोर्स होगा इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दिया जाएगा, एंड कोई जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके बारे में बच्चा को पूरा रिसर्च कर सकता है, जान सकता है, उसको हर वे में क्रिटिकली स्पेसिफाई कर सकता है। तो हर यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना पड़ेगा एक इस टाइप का 4 ईयर बैचलर कोर्स इन द रिसर्च फील्ड। ये सिर्फ आपका डीपर नॉलेज नहीं देगा, दे विल ऑल्सो हैव अ गुड एम्बैलेंसिंग ऑफ थिंकिंग। इसके आपको क्या फ़ायदे होंगे कि अगर आपने 4 इयर्स कोर्स किया है कहीं भी किसी भी मतलब किसी भी कॉलेज से, तो आप इनरोल कर सकते हैं अपने आप को PhD के लिए। PhD डिग्री यानी जो अब डॉक्टरेट का डिग्री होता है। पहले इसको लेने के लिए आपको क्या करना होता था कि आपको बैचलर्स डिग्री पहले लेना था, फिर आपको PG करना होता है, फिर MPhil करना होता है। तो MPhil वाला जो क्राइटेरिया था उसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नाउ देयर इज़ नो मोर MPhil। अब आप डायरेक्ट 4 ईयर प्रोग्राम के बाद PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बताया गया कि 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम को इम्बेड कर दिया गया है कि PhD डिग्री के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा बून है रिसर्च फील्ड के लिए, लोगों के लिए। जो ये जो चीज़ है, जो पॉलिसी है, इसको फेज़ आउट करना है पुरानी चीज़ों को और नए वे में, मल्टी डिसिप्लिनरी वे में 2030 तक बिल्कुल अप्रोच में लाना है। और ये ध्यान में रखा गया है एक होलिस्टिक लर्निंग के लिए एक बच्चे का। पहले जो भी कॉलेजेस होते थे, आप कोई भी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज, कोई भी कॉलेजेस में या कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में, उनसे रिलेटेड ही पढ़ाई होती थी। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करिकुलम पे ध्यान दिया गया, जहाँ बताया गया है कि एक इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर वो चाहे सिर्फ मैथमेटिकल ही नहीं, ही कैन टेक इकोनॉमिक्स एंड अदर, मीन्स ही इज़ फुल फ्री टू चूज़ एनी डिपार्टमेंट ऑफ हिज स्ट्रीम। बहुत सारे कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस यहाँ पे पहले से करते आए हैं। जैसे मैं अगर IITs की बात करूँ तो कॉलेजेस पहले से ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ले चुके थे, फिर भी और सब कॉलेजेस को भी इस पर ध्यान देना है। जो इसका जो रेगुलेटरी बॉडी होगा जो इसको मॉनिटर करेगा वो होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले इसको AICTE और UGC देखती थी, अब सिर्फ एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक मॉनिटरिंग और गाइडलाइंस अप्रोच भी है फॉर हायर एजुकेशन। तो रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस मार्क। अब जानते हैं जो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टीचर्स के लिए क्या क्या बदलाव लाया है, क्या क्या अपडेशन है, टीचर्स की क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया, उसको जाने। ये जो ग्राफ है ये आपको हर जगह नज़र आ रहा होगा। चलो इस ग्राफ को मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। जो हमारे टीचर्स हैं वो 4 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। जो PRT टीचर्स होते हैं, प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं, जनरली क्लास 1 to 5th के लिए होते हैं। जो JRT टीचर्स होते हैं वो क्लास 6 to 8 के लिए। जो TGT जो ट्रेन टीचर्स होते हैं वो 9th to 10th को पढ़ाते हैं, और जो PGT टीचर्स होते हैं वो 11th to 12th के लिए होते हैं। तो अभी जो हमारा जो टीचर्स का जो क्राइटेरिया है जो आपको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा और अच्छा कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है। अब जो है जो 12वीं जो पास हैं वो भी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स डिग्री के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा UG PET PET, जो उनको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद उनको एंटर करना होगा 4 ईयर BEd जो हमारा एम्बेडेड कोर्स है जो इस साल गवर्नमेंट निकाली है। 12th के बाद आप सीधे इसको कर सकते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री की तरह। उसके बाद आप PG के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका एक ग्रेजुएशन डिग्री की तरह होगा ये 4 ईयर BEd। जब आपका ये 4 ईयर BEd डिग्री हो जाएगा तो आपको देना पड़ेगा स्टेट टेट और CTET जो है, एंड स्टेट टेट देने के बाद आपको सुपर टेट भी देना पड़ेगा, जो कि अपना एक डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट वे में फॉलो करती है। अब इसको देखना है कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर आपने सुपर टेट भी दे दिया तो अब आपको फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर यू हैव टू फेस इंटरव्यू या स्क्रीनिंग, किसी भी तरह का मॉक फेस करने के बाद आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनका जो 2 इयर्स BEd डिग्री कोर्स था वो तो वैसे ही है, जो स्टेट टेट और CTET था वो करना ही है। आपको भी देना पड़ेगा सुपर टेट, एंड इंटरव्यू और स्क्रीनिंग से ग्रेजुएट टीचर्स को भी क्रॉस करना पड़ेगा। जो हमारे PGT टीचर्स थे 11th 12th वाले, उनका 2021 से लागू होगा। उनका 1 ईयर BEd डिग्री कोर्स जो था है उनके लिए, उनको भी स्टेट टेट और CTET करना अब कंपलसरी हो गया और सुपर टेट भी देना है। इंटरव्यू और स्क्रीनिंग से ये भी क्रॉस करेंगे। यानी टीचर्स के लिए थोड़ा सा जो अब आगे जो लागू होगा इस साल से या 2021 जब से भी लागू होगा, तो टीचर्स को फोकस करना है अपने सारे एलिजिबिलिटी पर, करने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिकमेंडेड स्कूल में।
तो ये था हमारा सारा नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है फॉर एट ऑल लेवल, स्कूल लेवल, हायर एजुकेशन लेवल और टीचर्स के लिए। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ठीक से समझा दिया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ज़्यादा लोग इसको जान सके। बहुत छोटे समय में मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दिया, मुझे लगता है मैंने 90-95% तक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे दिया है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान लें। एंड और आपको अगर कुछ भी और ऐसा है, कुछ सलाह है, कुछ फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।